गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के ऊपर। और ये एसएससी जीडी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसमें हम पूरी की पूरी चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन और आंसर की जो सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 25, मतलब जो सीरीज है हमारी 25 है। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले तक आपने पूरा का पूरा देख लिया होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही। और सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको बता दें कि आज क्लास के एंड में जो हमारे कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन और आंसर में मैक्सिमम कमेंट देंगे, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी जन प्राइज रखा गया है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो आंसर क्वेश्चन सीरीज है 25, इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने जीडी और यूपी पुलिस और सीएसआईआर उसके बिहाफ पर पूरे क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होंगे। इसमें हम करते क्या हैं, आंसर क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड सीरीज चल रही, मतलब इसमें आपको पूरा का पूरा जानकारी मिलेगी, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे, कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं करंट प्लस स्टैटिक दोनों के बारे में, पूरी चर्चा है करंट प्लस स्टैटिक दोनों। साथ में आपको टीचर गाइड करेंगे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि फोर्ब्स एजुकेशन लेके आया है 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। मतलब आपको शुरू से लेके लास्ट तक पूरी मेंटरशिप कराई जाएगी। एसएससी जीडी तो चल ही रहा, साथ में सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस में हमारे बच्चे भी सेलेक्ट हुए। आपका इंटरव्यू उन बच्चों का डाला जा चुका है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। मुश्किल से 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन, और उसी 4 महीने की प्रिपरेशन ने उसने क्या किया, पूरी चीजें प्राप्त की। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसपे हम पूरी की पूरी चर्चा भी करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी बात होगी। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए, तो हमारा नंबर 8448178267, इस नंबर पे पूरा का पूरा आप क्या करिएगा, कांटेक्ट करिएगा। इस पर आपको पूरी बातें क्या होंगी बताई जाएंगी। शुरू से लेके लास्ट तक आपके सिलेक्शन के भी पूरे चांसेस इसमें क्या होंगे, कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर की सीरीज के लिए। और इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर से, जो काफी ज्यादा क्या होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जल्दी से इसके बारे में आप जवाब दीजिएगा विद इन 1 मिनट। तो चलिए क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी नियंट माउंट आबू। आपको पता है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन है माउंट आबू के पास निम्नलिखित में किसने मोहम्मद गोरी को हराया। योर ऑप्शन इज द भीमदेव सोलंकी सेकंड, विजय देव, भीमदेव सोलंकी एंड नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारा है पर्टिकुलर बना क्या कि माउंट आबू के पास में निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी, आपको पता होगा कि भारत में विभिन्न आक्रमणकारी हुए। थोड़ा सा नॉलेज आपको दे देता हूं। देयर आर डिफरेंट फॉरेनर्स, मतलब आक्रमण की बात की जाए तो आप याद रखिएगा भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए। इन आक्रमणों में सबसे पहला आक्रमण ईरानियों ने किया। ईरानी के बाद दूसरा आक्रमण जो किया वो किया अरब के लोगों ने, अरबी अटैक, या इसे जाना जाता है अरेबिक अटैक के नाम से। और जो तीसरा अटैक होता है भारत में, दैट इज नोन टर्किश अटैक। इसे जाना जाता है किस नाम से, तुर्क आक्रमण के नाम से। तो आपको याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन के बिहाफ पर क्या चीजें चली हैं। तो अरबी के बारे में बात की जाए तो अरब से कौन आया था, मोहम्मद बिन
कासिम। अरब से कौन आया आपके लिए? मोहम्मद बिन कासिम आया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना ये, क्लियर है। अब जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम आया तो ये 712 एडी में आया था, तो अरबी था। लेकिन तुर्किश में जो चला, इसमें पहले आया था महमूद गजनवी 1000 में, और गजनवी के बाद जो दूसरा आया वो जाना गया मोहम्मद गोरी के नाम से। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि गोरी जब एंट्री करता है, भारत में 17 बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? महमूद गजनवी। इसने 1025 में आक्रमण किया था। कहां पर किया था? पर्टिकुलर आपका सोमनाथ मंदिर, इसीलिए सोमनाथ मंदिर का लुटेरा जाना गया। तो चलते हम अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, माउंट आबू के पास निम्नलिखित में से, माउंट आबू के पास निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गोरी को हराया? भीमदेव, विजयादेव, भीमदेव सोलंकी, या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है भीमादेव सोलंकी द्वितीय। कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा, भीमदेव सोलंकी द्वितीय थे। अब ये थे कौन? मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास कयादरा की लड़ाई में राजा भीमदेव द्वितीय ने हराया था। इस हार के बाद उन्होंने बाद में कभी गुजरात का रुख नहीं किया, मतलब गुजरात में ये एक बार लड़ा, उसके बाद कभी गुजरात नहीं गया। भीमदेव द्वितीय एक भारतीय राजा थे जो सोलंकी वंश के थे। भीमदेव प्रथम कौन से वंश के थे? सोलंकी वंश के थे, और वर्तमान गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन करते थे। घोर के मोहम्मद या मोहम्मद गोरी आज के मध्य अफगानिस्तान के घोर क्षेत्र के स्थित गोरी वंश का एक शासक था, जिसने 1173 से 1206 तक भारत में शासन किया। और आपको पता है, जब मोहम्मद गोरी भारत से जा रहा था तो यहां पर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा सौंप जाता है, और यहीं से साम्राज्य का गठन होता है। कौन सा वंश आएगा? गुलाम वंश। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट बनेगा, और उसी के बिहाफ पर क्वेश्चंस आपके लिए क्या हैं, जरूरी रहेंगे। तो एक बार आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आक्रमणकारियों में सबसे पहला आक्रमण ईरानियों ने किया, दूसरा आक्रमणकारी इनके बिहाफ पर बना। तो ये आपके लिए भीमदेव सोलंकी द्वितीय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। इसने कहां आक्रमण किया? माउंट आबू में, बिल्कुल याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं, पिछली क्लास का क्वेश्चन हमने छोड़ा था आपके लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन पे आपको बताना था। क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर? तो आपको कमेंट में बताना है विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय क्या है, ये कमेंट में पूछा, लेकिन आपको बताना है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया कब गया। क्लोज द केयर गैप, नॉट बियॉन्ड अस, टुगेदर लेट अस डू समथिंग, वी कैन आई कैन। केयर गैप को बंद करें, हमसे परे नहीं, आइए मिलकर कुछ करें। तो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कुछ लोगों ने जवाब भी दिया, आपको पता होगा फरवरी के प्रथम सप्ताह में, मतलब मनाया जाता है ये कब? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को ईच एंड एवरी ईयर क्या मनाया जाता है बेटा? कैंसर दिवस। और इसका विषय क्या था? याद रखिएगा, क्लोज द केयर गैप। आपने अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज भी सुनी होगी कि मॉडलर पूनम पांडे का कई बार नाम आया कैंसर के लिए, सोरियासिस कैंसर के लिए उनका नाम था। फिर उन्होंने वीडियो को प्रमोशन दिया, प्रमोशन के बाद अब क्या हुआ है, वो पूरी तरह से फिर से पब्लिक के सामने आई है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सब नोटवेरी है, चल रहा। दिस ईयर द थीम ऑफ द एनुअल ग्लोबल एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? हमने आपको पहले ही बता दिया, 4 फरवरी इज क्लोज टू केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। सभी लोगों को कैंसर की रोकथाम जरूरी। तो कैंसर दिवस सबको पता हो गया, कब मनाया गया? 4 फरवरी को। और दूसरा क्वेश्चन था, मोहम्मद गोरी ने गुजरात में किसके खिलाफ आक्रमण किया था, और फिर दोबारा कभी गुजरात वो गया ही नहीं, वो थे सोलंकी भीमदेव द्वितीय। आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट। एशियाई खेल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता? आपको पता है इस बार का एशियन क्रिकेट कहां हुआ, या एशियन गेम कहां हुआ? हांगजोंग, चाइना। इंडियाज वुमेन क्रिकेट टीम
डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम। आपको पता है इस बार क्रिकेट एशियाई खेलों में जोड़ा गया, इसके पहले नहीं था। और सबसे बड़ी बात बता दें, वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में भी क्रिकेट को जोड़ दिया गया है। मतलब अब क्रिकेट आपका ओलंपिक में भी देखने को मिलेगा, तो वहां भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन एशियाई खेलों में पहली बार जोड़ा गया। भारत ने पुरुष और महिला दोनों में स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसने महिला का पूछा है कि महिला टीम ने किसको हराया था। नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडियाज वुमेन क्रिकेट टीम डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल टू विन ए गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम। जल्दी से बता दीजिए किसको हराकर पर्टिकुलर इन्होंने जीता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। आपको पता होगा इसने हराया था, किसको हराया? श्रीलंका। किसको हराया था? श्रीलंका। बिल्कुल याद रखिएगा। और भारत की पोजीशन कितनी थी इस बार को? जो ये मुकाबला कहां हुआ? हांगजोई, चाइना। आपको पता होगा यहां से भारत के पुरुष में खिलाड़ी जो कप्तान थे वो भी गए हुए थे। पूरी तरह से उन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद ये सिनेरियो बना। भारत जो है टोटल इसमें 107 मेडल जीता था, 107 फोर्थ पोजीशन पे था। गोल्ड 28 जीता, सिल्वर 38 जीता, और उसके बाद ब्रॉन्ज थे पर्टिकुलर अप्रॉक्सीमेट 41। ये पूरा का पूरा सिनेरियो था, आप याद रखेंगे। हुआ क्या था? हांगजोउ में। हराया किसको था? श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। 12 दिसंबर 2023 को ही भाजपा विधायक दल की बैठक में राजस्थान का नया मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया है। फिर आ गया क्वेश्चन कि हु हैज अनाउंस्ड एट द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इन द बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हेल्ड इन दिसंबर 12, 2030। वसुंधरा राजे सिंधिया, भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा। वसुंधरा राजे, भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश में भी हुए। डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार से पर्टिकुलर आपका इलेक्शन हुआ राजस्थान में, और राजस्थान में इन्होंने बनाया किसको? एक बार के विधायक। एक ही बार इन्होंने प्रथम बार जीता था, और तभी इनको मुख्यमंत्री, जब ये गए थे तो आम विधायक जैसे आगे पीछे कोई नहीं था, और जब लौटे तो वहां से मुख्यमंत्री की गाड़ी में आए थे। तो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है भजन लाल शर्मा। बिल्कुल याद रखिएगा, भजन लाल। दिया कुमारी और किरोड़ी लाल को डिप्टी सीएम बनाया गया है, दोनों का नाम याद रखिएगा। सेम कहानी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी बनाया। मध्य प्रदेश के तो डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर विष्णुदेव सहाय। यहां भी पर्टिकुलर जाना जा रहा था कि जो बनाएंगे वो किसको बनाएंगे? रमन सिंह को। लेकिन रमन सिंह को नहीं बनाया, बना दिया डॉक्टर विष्णुदेव को। और रमन सिंह को कुछ भी नहीं बनाया, वो तो नॉर्मल नेता हैं। इनकी वाइफ जो रमन सिंह की है, रेणुका जी, उनको स्पीकर बनाया गया। तो इस प्रकार का पूरा प्रतिनिधित्व याद रखिएगा। भजन लाल शर्मा कहाँ के हैं? राजस्थान। राजस्थान में नृत्य कौन सा होता है? याद रखिएगा, राजस्थान में नृत्य है कालबेलिया। स्टैटिक का पार्ट था, बहुत क्वेश्चन आया, कम से कम 10 से 15 बार, तब भी आप पर्टिकुलर नहीं याद कर पा रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो राजस्थान आपको क्लियर हो गया। आज के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर तीसरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। क्वेश्चन है ये आपके लिए, कौन सा क्वेश्चन है फिर देखिए। आईआईटी की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? एक क्वेश्चन 100% अपॉइंटमेंट से आएगा, चाहे रेलवे हो, चाहे सीआईएसएफ हो, या तो आईआईटी हो। Who has been appointed as the first ever women director of an IIT? आईआईटी की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? प्रीति अग्घलायम, नलथाम्बी कैसलवी, दीपिका देशवालम, बृंदा ग्रोवर। याद रखिएगा, सबसे पहली आईआईटी की महिला निदेशक बनी है प्रीति अग्घलायम। कौन बनी है? प्रीति अग्घलायम। बिल्कुल याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर साउथ इंडिया के आईआईटी से बिलोंग है। एक क्वेश्चन आपके लिए, रेलवे के इतिहास में पहली महिला सीईओ कौन बनी है? रेलवे की पूरे हिस्ट्री में पहली महिला। 118 साल का रेलवे का इतिहास है, 118 ईयर रेलवे हिस्ट्री। रेलवे के 118 साल के इतिहास में केवल एक महिला अध्यक्ष बनी, उसका नाम क्या था? मिसेस जया।
बिल्कुल याद रखिएगा उनका भी नाम। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर है। इस बार का एशियन गेम्स कहां हुआ था, याद रखिएगा हांगजोई चाइना में, बिल्कुल याद रखिएगा 100%। किस टीम को भारत ने हराया था, भारत ने श्रीलंका को हराकर क्या जीत लिया था, गोल्ड मेडल। मेंस वालों का आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सौम्या माथुर ने किस रेलवे जोन में पहली रेलवे महाप्रबंधक बनकर इतिहास, फिर आ गया क्वेश्चन आपके पास रेलवे से, सौम्या माथुर ने किस रेलवे जोन में पहली महिला रेलवे प्रबंधक बनी है, इतिहास रचा। इन विच रेलवे जोन डिड सौम्या माथुर मेक्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट रेलवे जनरल मैनेजर। वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे में टोटल 18, और आपको मैं बता दूं रेलवे की वैकेंसी ओपन हो चुकी है, रेलवे की वैकेंसीज आपके लिए ओपन हो चुकी हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बनेगा। और रेलवे के टोटल बात की जाए तो रेलवेज में कितने हेडक्वार्टर हैं, तो टोटल 18 बने हैं। अब आपसे लिए जो पर्टिकुलर पूछा गया वो कौन सा पूछा गया, वो पूछा गया आपके लिए कि कौन से रेलवे जोन की महिला प्रबंधक बनी है, तो वो किस रेलवे जोन की महिला प्रबंधक बनी, वो बनी है ईस्टर्न रेलवे। अब कहेंगे सर ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो एक ट्रिक से मैं आपको बता देता हूं, आप कम से कम 4 का तो याद ही रखेंगे। यदि ये आपकी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है बेटा, कहेंगे सर दिल्ली, उत्तर वाला दिल्ली आ गया। ईस्टर्न वाला कहां है, ईस्टर्न वाला सर कोलकाता, इसी की बनी है ये। साउथ वाला कहां है बेटा, साउथ वाला आपका स्थित है चेन्नई। और वेस्टर्न वाला कहां स्थित है बेटा, वेस्टर्न वाला स्थित है मुंबई। तो ये 4 तो सबको याद रहेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब इसके बाद बचता है सेंट्रल रेलवे, इसी में सेंट्रल, सेंट्रल मतलब मध्य, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, अगर आपसे बिल्कुल इलाहाबाद पूछा जाए मध्य रेलवे, तो यह भी कहां है, पूरा का पूरा मुंबई में, वीटी में स्थित है। नॉर्थ सेंट्रल, तो नॉर्थ सेंट्रल कहां है, प्रयागराज। नॉर्थ सेंट्रल मतलब उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां बन गया, प्रयागराज। उसी प्रकार से पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे पूछेगा तो आप सिकंदराबाद याद रखिएगा, और पश्चिम मध्य रेलवे पूछेगा तो याद रखिएगा जबलपुर। ये 8 के 8 आपको याद हो गए हैं, टोटल 18 में से 8 हमने आपको क्लियर कर दिए, दैट्स इट, इतना आप याद रखिएगा। सौम्या माथुर को किसका अध्यक्ष बनाया गया, कौन से जोन का, पूर्वी रेलवे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, फिल्म सब देखते होंगे, तो बताइएगा किस फिल्म को सबसे ज्यादा बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। 69वें फिल्म फेस्टिवल में कौन से फिल्म को पर्टिकुलर बेस्ट फिल्म के रूप में अवार्ड दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वन द बेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वन द बेस्ट फिल्म इन 1969 फिल्म फेयर अवार्ड। सरदार उधम सिंह, गंगूबाई काठियावाड़ी, ये पूरी की पूरी मुंबई में एक वैश्यावृत्ति पर पूरी आधारित थी। फिर इसके बाद रॉकेटरी, नौबी प्रभा, बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है ये, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार ट्राई करिएगा रॉकेटरी के बारे में। ये हमारे मिसाइल मैन थे, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ था, उनको फंसा दिया गया था, काफी कुछ परेशानी हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी। थलावी भी अच्छी मूवी है। यहां जितनी लिखी हैं चारों नॉमिनेशन के लिए गई थी, लेकिन जीती कौन है, किस मूवी ने जीता, द मूवी वन इन द सरदार उधम। इस मूवी को भी अगर आपको समय मिले, मैं ये नहीं कहता मूवी देखिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले, ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन के लिए है। रॉकेटर नंबी प्रभाव, इनका वास्तव में नाम ही नंबी था, और ये रॉकेटरी के ऊपर बनाई गई मूवी है। भारत के ऊपर पहला क्रायोजेनिक सॉलिड इंजन देने वाले व्यक्ति का नाम यही है। फिर इसके साथ बहुत शोषण होता है, क्योंकि मोनोपोली हर जगह है, तो बेचारे को कैद कर लिया जाता है बहुत सारी। और जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इनको पद्म श्री अवार्ड से दिया गया, और 1,34,00,000 का मुआवजा भी इनको प्रोवाइडेड हुआ। तो ये पूरी चीजें आपके रॉकेटरी के ऊपर है, समय मिले तो देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी 69 में है। अगला, निम्न में से किस राज्य को देश की पहले सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। सैटेलाइट नेटवर्क का मतलब अभी तक जो आपकी साइटें चलती हैं वो NIC से चलती है, नेशनल इंफॉर्मेशन से, लेकिन
पहली सैटेलाइट किसको मिल रही है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। Which of the following state to get the first state network portal? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा अभी तक कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन अब यहां चर्चा हुई और इसी बार यहां पर वाइब्रेट हुआ। वाइब्रेट एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा क्या होती है? समिट होती है। तो वाइब्रेट समिट भी यहां हुई और कौन सा प्लेस था? ये था गुजरात। कौन सा स्थान बना? गुजरात। याद रखिएगा देश का पहला पर्टिकुलर इसको क्या मिला है? सैटेलाइट पोर्टल मिल गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको याद रहेगा 69th फिल्म फेयर अवार्ड कौन सी थी? सरदार ऊधम सिंह। बिल्कुल याद रखिएगा। अगस्त 2023 में वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म iCure के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? Which of the following capital city has become the world most polluted major city according to the air quality monitoring for iCure in the August 2023? सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर या राजधानी कौन सी बन गई बेटा? 4 ऑप्शन है आपके पास, नई दिल्ली, जकार्ता, इस्लामाबाद, ढाका। जल्दी से क्लियर करिए कमेंट सेक्शन में। पूछा जा रहा है 2023 की वायु गुणवत्ता सूची में, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। और कौन सा शहर है? मैक्सिमम लोग दिल्ली जाएंगे, सोचेंगे कि दिल्ली हमारा सबसे प्रदूषित है। दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित हमारा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पर्टिकुलर याद रखिएगा जकार्ता शहर है, वहां पर्टिकुलर सबसे ज्यादा है। कुछ लोग इस्लामाबाद लगा देंगे, बोले पाकिस्तान से गंदा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये आप याद रखिएगा पर्टिकुलर राइट आंसर क्या हुआ इसका? जकार्ता। तो याद रखिएगा जकार्ता कहां शहर है? इंडोनेशिया। कहां शहर है ये? इंडोनेशिया। बिल्कुल याद रखिएगा, पता चला कुछ और लगा दिया, तो इंडोनेशिया में है। और राजधानी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया बेटा? जकार्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मिशन इंद्रधनुष 5.0 इसे खालिस्तान तक खसरा और रुबेला उन्मूलन हासिल करने के लिए लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किससे संबंधित है? डायरेक्ट पूछेगा हेल्थ मिनिस्ट्री से। क्या करता है ये? जितने भी टीकाकरण अभियान है सब इसी में लगते हैं। इट वॉज लॉन्च विद द एम अचीव द मीजल्स एंड रूबेला। फ्रांस में बहुत ज्यादा खसरा फैला, जैसे आपके यहां कोरोना फैला था। फ्रांस पूरी तरह से परेशान है, तो दुनिया ने कहा मीजल्स एंड रूबेला के लिए कब तक हम पर्टिकुलर इसमें क्या करेंगे? हासिल करेंगे। तो ये वर्ष कब तक हमने टारगेट रखा है? इन द ईयर ऑफ 2023, 2023 तक हम खसरा के उन्मूलन के लिए इंद्रधनुष 5.0 हमने क्या किया? लॉन्च किया। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये करंट के लिए डेटा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे भारत सरकार ने वाहन सेवा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लॉन्च किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म that has been launched by government if India for vehicle service life certificate submission? परिवहन सेवा, NHSRP, M परिवहन, DGLV। कौन सी योजना के तहत है जिसमें वाहन सेवा जीवन प्रमाण पत्र लॉन्च किया गया? जल्दी से बता दीजिएगा कौन सी सेवा है ये? कौन सी है? M परिवहन में तो आप किसी की जानकारी निकाल सकते हैं वाहन की, लेकिन आपसे पूछा गया कि वाहन जीवित है कि मर गया, उसकी जानकारी दीजिए। आपको पता होगा डीजल वाहनों की जो एज बताई जाती है 10 वर्ष, पेट्रोल वाहनों की 15 वर्ष। इसके भीतर आपका रिन्यूएबल होता है तो होती है DGELV। कौन सी योजना बेटा? DGELV। बिल्कुल याद रखेंगे, इसके तहत इसको किया गया। आज का 10वां क्वेश्चन, हाल ही में XAI नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क। आपको पता है पूरी दुनिया AI system who recently launched an artificial intelligence company called XAI। किसने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आपको पता है दुनिया का बिलियनर व्यक्ति है। जब इसने कंपनी शुरू की थी तो उसने कहा था कि ये क्या करेगा कंपनी बना के। 4 कंपनियों में काम करते हैं ये, और एक कंपनी तो इनको फ्री में मिली। इन्होंने कहा कि अभी हमें क्या चाहिए? आपके यहां से शेयर चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है जो मंगल में जमीन बेच रहा, दैट इज पर्सन नेम इज द एलन मस्क। ट्विटर के क्या है ये? CEO हैं। इन्होंने ट्विटर कंपनी खरीद ली और फिर उसके बाद अलग कहानी ही कर रहे हैं। अद्भुत कार्यों के लिए जाने जाते हैं ये, अपने अद्भुत कार्यों के लिए एलन मस्क जाने जाते हैं। उसी के बिहाफ पर यह चीज बनी। आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होगा।
तो एक्साई नाम का एआई आर्टिफिशियल, अब आर्टिफिशियल से क्या होगा, लोगों का काम आसान हो जाएगा। आप बैठे यहां हैं, कहीं भी पहुंचाया जा सकता है आपकी छाया प्रति बनाकर। इस प्रकार का पूरा ऑब्जेक्शन इसमें होता है और पूरी सिनेरियो है। अगला क्वेश्चन, विकसित भारत 2024 युवाओं की आवाज का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, युवा सशक्तिकरण और भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण या राष्ट्रीय सुरक्षा? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विकसित भारत 2024 वॉइस ऑफ यूथ? विकसित भारत 2024 का जो विषय है वो कौन सा है पर्टिकुलर, ये याद रखेंगे हम। इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ये कौन सा है? विकसित भारत युवा, तो इसके बिहाफ पर बता दीजिएगा यूथ डे कब मनाया जाता है बेटा? यूथ डे, युवा दिवस कब मनाया जाता है? और आपको पता होगा भारत का युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर मनाया जाता है और यह हर साल होता है 12 जनवरी को। एक क्वेश्चन और हमने आपसे पुट किया था कि सर आप बताइएगा कैंसर दिवस कब मनाया गया था? तो 4 फरवरी, याद रखिएगा उसका सब्जेक्ट। तो इसमें कौन सा थीम था इसका? युवा सशक्तिकरण और भागीदारी, यूथ एम्पावर एंड पार्टिसिपेशन। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस। आपके लिए 100% ये इंपॉर्टेंट था। अगला 12th, भारतीय नौसेना किस देश के साथ जायद तलवार नामक द्वितीय युद्ध अभ्यास? जायद तलवार नाम से स्पष्ट है, ओमान, मिस्र, ईरान, संयुक्त राज्य अमीरात। इंडिया नेवी इज पार्टिसिपेटेड, नेवी के बीच में होता है बेटा, नाम है जायद तलवार। मुस्लिम कंट्री, तो बोले सर चारों ऑप्शन मुस्लिम कंट्री दे दिया, अब कौन सा होगा पर्टिकुलर? ओमान, मिस्र और ईरान तो आपके साथ सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहा केवल एक देश, कौन सा है? यूएई। तो कौन सा एक्सरसाइज होता है? जायद तलवार। याद रखिएगा किसके किसके बीच? भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात। जब भारत में आईपीएल नहीं होता तो यूएई पहुंचा देते हैं। यूएई शारजहां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिकेट ग्राउंड भी है, जब कोई एक्टिविटी नहीं होती तो फिर वहां होने लगती, इस प्रकार की पूरी चीजें। तो जायद तलवार भारत और इनके बीच हुआ। 13वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा के साथ समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया? बहुत बड़ा ब्रांड है ला लीगा, आपको पता होगा, जल्दी से क्लियर करिएगा। ला लीगा जल्दी। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एमओयू विद द स्पेन ला लीगा? ला लीगा वैसी सीन है जिसके ब्रांड एम्बेसडर के लिए, इसको प्रमोशन के लिए रोहित शर्मा को लाया गया। इसमें लियोनेल मेसी, नेमार, जितने बड़े बड़े फुटबॉलर हैं वो सब खेलते हैं। और आपको पता होगा भारत में एक ही राज्य है जो फुटबॉल में काफी ज्यादा आ रहा, सुनील छेत्री का भी नाम वहां से है, पर्टिकुलर मोहन बगान की टीम पश्चिम बंगाल। किसने किया है? वेस्ट बंगाल, बिल्कुल याद रखिएगा वेस्ट बंगाल। हॉकी के लिए अगर कोई नाम कर रहा है तो वो है उड़ीसा, लेकिन अगर आपसे पूछेगा फुटबॉल के लिए ला लीगा से किसने किया है तो पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल। राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? ऑप्शन बताइएगा, पर्टिकुलर बताइएगा इसको, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस शहर को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया? अब बताइए कौन से शहर में सबसे ज्यादा या सबसे अधिक रहने योग्य शहर, मतलब डेवलपमेंट के फेजेस पे। विच सिटी हैज बीन नेम्ड द मोस्ट लाइवलेबल सिटी इन द वर्ल्ड? सिंगापुर, वियना, टोक्यो, मुंबई। कुछ लोगों के संग मुंबई में रहने को मिल जाए बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे भी अच्छे अच्छे शहर हैं जहां लोग रहना चाहते हैं। कुछ लोग सर सिंगापुर एंजॉय करने जाते हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं इसका राइट आंसर बनेगा वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग, ये पर्टिकुलर किसका बनेगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यूरोपियन कंट्री है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये कौन सी कंट्री है बेटा? यूरोपियन कंट्री है, यूरोपीय देश है। कौन सा देश है बेटा? यूरोपीय देश है, जिसे जाना जाता है किस नाम से? वियना के नाम से। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से घोषित किया गया? गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में पुरस्कार है जिसे रामानुजन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार किसको दिया गया? यूकिंग तांग, राइजिंग चांग, विल साइना, साइवरा, योंचिंग तोंग, रोगजिंग जोंग, विल सोंग, साइवना। तो आप याद रखिएगा ये चाइनीज व्यक्ति जापानी और चाइनीज दोनों में गए और पर्सन का नाम था राइजिंग झांग। क्या नाम था? राइजिंग झांग इज द फेमस पर्सन वेयर वी गिवन द रामानुजन प्राइज। गणित के क्षेत्र के सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एबल पुरस्कार, बिल्कुल याद रखिएगा। गणित का वर्ल्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? एबल अवार्ड।
और इसके लिए एक मेथड बनी है एबाकस। आज के छोटे छोटे बच्चे काफी सीखते हैं एबाकस मेथड, और पुराने जमाने में वैदिक मैथास चलती थी। आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विद इन सेकेंड कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर की मदद से, वो पूरा का पूरा रामानुजन करते थे, इसलिए ये क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, योजना आयोग की स्थापना की गई कैबिनेट संकल्प द्वारा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप बाय ए कैबिनेट रेजोल्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइएगा इसके बारे में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और आपको पता होगा द राइट आंसर इज द 1935। अब आपको पता है योजना आयोग, योजना आयोग आजकल बंद है। पहले ये जो गठित हुआ तो 1950 में बना था, पर्टिकुलर चला और 1 जनवरी 2015 तक बंद हो गया, और इसके स्थान पर कौन सा आता है? नीति आयोग आता है। क्लियर रहेगा? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, तरकसी कला काफी इंपॉर्टेंट है। तरकसी कला को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। अमेठी, मैनपुरी, देवरिया, कुशीनगर। तरकसी आर्ट इज सेलेक्टेड टू प्रोडक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। आपके यूपी पुलिस और जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और उन्हीं में से सिनेरियो बना कि तरकासी कला किसके लिए कौन से जिले में है, ये पर्टिकुलर कौन सा जिला है? मैनपुरी। बिल्कुल याद रखिएगा। उसी तरह से बनारसी पान, लगड़ा आम, इन सब के भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य सरकार देश का पहला एआई, अभी हमने देखा एआई चालू किसने किया था, वो पर्टिकुलर व्यक्ति था एलन मस्क। अब उसने एक्स नाम की कंपनी खोल दी, लेकिन उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो एआई सिस्टम बना रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट एआई, दैट इज द कैपिटल और सिटी ऑफ नवाब, दैट इज नोन एज द लखनऊ। कौन सा बना? मैक्सिमम लोग गौतम बुद्ध नगर चले जाएंगे, लेकिन अब याद रखिएगा नॉट इज द गौतम बुद्ध नगर, इट इज द लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में नियोजन का विचार कहां से लिया गया? बंबई योजना, किसानों द्वारा की गई मांग, श्रमिक संघों द्वारा की गई मांग, भारत के भविष्य का गांधीवादी दृष्टिकोण। द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बॉम्बे प्लान, द डिमांड मेड बाय पीजेंट, द डिमांड मेड बाय द वर्कर्स, द गांधीयन विजन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा नियोजन का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट वॉज ड्राफ्ट मतलब आजादी की जो प्रोसेस थी वो कहां से, वो पूरी की पूरी स्टार्ट की गई थी कहां से? बॉम्बे प्लान या बंबई योजना के तहत। तो बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, और अंतिम प्रश्न ये रहा, पहला कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से किससे संबंधित था? द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 वॉज मेनली कंसर्न विद फीमेल लेबर, चाइल्ड लेबर, अडल्ट मेल लेबर, ऑल ऑफ द एवर। स्त्री श्रम, बाल श्रम, वयस्क पुरुष, उपरोक्त में से आपको पता है यह संबंधित है बच्चों के काम करने से संबंधित, मतलब पूरा का पूरा बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब हुआ 7 वर्ष से कम बच्चों से काम नहीं ले सकते, बाद में बढ़ा के 7 से 14 साल कर दिया, और इनको अनिवार्य शिक्षा भी मिलने लगी। ये आपके 20 क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट थे। इसमें करंट भी था, स्टैटिक भी था, दोनों सिनेरियो। मैक्सिमम करंट की हमने बात की थी। आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, चचनामा इज द ओल्डेस्ट क्रॉनिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? काश्मीर, गांधार, सिंध, पंजाब। चचनामा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे पुराना इतिहास है? कश्मीर, गांधार, सिंध, पंजाब। आपको जवाब देना है ये। अगर आपने मेडिएवल हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आपको पूरी तरह से याद रहेगा। इन क्वेश्चनों को आपको 100% पढ़ना है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो उसको आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, हम उसके बारे में चर्चा पूरी की पूरी करेंगे। दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस क्लास। अगली क्लास में फिर करंट के ऊपर आगे चर्चा होगी। अगर कोई डाउट्स बनता है तो जवाब दीजिएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।